हेलो एवरीवन। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर है। इसकी ये वन शॉर्ट वीडियो है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर हो जाएंगे और जो आपकी जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो इन थर्मोडायनामिक्स वी डील विद द कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट। तो हमें लिख सकते हैं इसमें क्या होता है, डील्स विद द कन्वर्शन ऑफ heat into work and work into heat। तो ये थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या है कि हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं। वो हीट को वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्शन है, दो बॉडी के बीच में हीट का कन्वर्शन होगा और जो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में होगा और वाइस वर्सा। तो उसमें पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम को समझो। सिंपल एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज ये बॉडी जो है इसके अंदर है। तो अगर हम इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो फर्स्ट बॉडी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या है कि सिस्टम है। सिस्टम मीन जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये उसका सराउंडिंग है। सिस्टम एंड सराउंडिंग। आई होप सिस्टम एंड सराउंडिंग आपको आइडिया हो गया होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग है एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम की डेफिनेशन है, सिस्टम क्या है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम को क्या लिखते हैं हम, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सट्रीमली, ओके, मीन ऐसे समझो, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सट्रीमली, ओके, extremely large number of atom or molecules confined within certain boundaries with particular temperature, pressure, volume। जैसे जी हमने सपोज यहाँ एग्जांपल हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने गैस भर दी। तो गैस में क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल हो गए जो कंफाइंड है विद इन बाउंड्री। ये बाउंड्री के अंदर कंफाइंड है, बंद है, एट प्रेशर, कोई इसका प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा। तो ये सिस्टम हो गया। और सराउंडिंग तो आपको पता ही है, इसके अराउंड जो है वो सराउंडिंग है सारा, तो वो क्या होगा, सराउंडिंग। तो ये होता है सिस्टम। तो मेनली आपको यही याद रखना है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम है, विच वी आर ऑब्जर्विंग, दैट इज सिस्टम। ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि कोई दो बॉडी है, उनमें टेम्परेचर अगर सेम है, तो उसको बोलेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन टू बॉडीज विच आर एट सेम टेम्परेचर। दो बॉडी जो सेम टेम्परेचर पर है, जट ऐसे मान लो कि दो सिस्टम है, वो सेम टेम्परेचर पर है, ठीक है, तो वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब बात होती है इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये पता है आपको, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। ओके, मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्लियर है आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्लियर, इंटरनल एनर्जी भी क्लियर है। उसके बाद बात होती है जीरोथ लॉ की। जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स का है। जीरोथ लॉ क्या बोलता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ वी हैव टू सिस्टम्स बी एंड सी, इफ टू सिस्टम्स A and B, okay,
टू सिस्टम्स ए एंड बी है आर सेपरेटली in thermal equilibrium in thermal equilibrium ये thermal equilibrium with a third system with a third one A third system कोई A है उससे then B and C then B and C are also in thermal equilibrium ओके आसान लैंग्वेज में इसको समझो। जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास सिस्टम है, जैसे यहाँ पर हमने ये मान लिया V और C, ऐसे मान लेते हैं। इसको एग्जांपल से मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अगर A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम में A और B है। सपोज करो इसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है तो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर भी T1 ही होगा, और C के साथ भी A इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक, ये तो लिखा है यहाँ पर, तो C के साथ A इक्विलिब्रियम में अगर अब A का टेम्परेचर यहाँ पर क्या है T1, इसका भी टेम्परेचर T1 होगा, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास C1 होगा या C होगा इसका भी टेम्परेचर T1 होगा। तो ये था ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आगे बात करते हैं हम ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की। ओके, तो ओपन सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास मास और एनर्जी, ओपन सिस्टम में ऐसे मानो कि मास और एनर्जी दोनों जो है वो ट्रांसफर होती हैं। ओके, ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मैटर प्लस एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं, दोनों क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कप है, सपोज करो इसमें कोई लिक्विड डाला हुआ है, तो अब क्या है कि ये हीटेड है, ओके, गर्म है ये काफ़ी। अब थोड़े टाइम बाद इसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग में चला जाएगा और इसका जो मैटर है, जो अमाउंट है मास, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ये ऊपर इस तरह से एवोपरेट हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा ओपन सिस्टम। तो आपको मेजर इसमें यही याद रखना है कि जो ओपन सिस्टम होगा उसमें मैटर और एनर्जी दोनों जब एक्सचेंज होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? सेकेंड इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? एनर्जी तो एक्सचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी, बट नॉट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा इसमें। ओके, मैटर किस तरह से एक्सचेंज नहीं होगा? जैसे हमारे पास एग्जांपल है, सेम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, इसको हमने क्लोज कर दिया ऊपर से, तो हीट तो एक्सचेंज हो जाएगी, एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है, सराउंडिंग के साथ, पर जो इसकी जो मैटर है वो उतनी रहेगी, वो कम नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर से क्लोज्ड है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्लोज सिस्टम। तो थर्ड हमारा होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम किस तरह से है? देखो, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो ये थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर एंड एनर्जी बोथ विल नॉट एक्सचेंज, वो दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे। जैसे हमारे एग्जांपल है, हमारे पास कोई थर्मस की बोतल है, आपने उसमें कोई लिक्विड डाल लिया, तो काफ़ी देर तक उसकी हीट लॉस नहीं होती, हमें पता है, तो एनर्जी लॉस नहीं हो रही और मैटर भी उसमें लॉस नहीं होता। ये तो था हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैथमेटिकल रिलेशन आपको याद रखना है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू क्या है? हमारे पास ये हीट है, डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी,
एनर्जी और ये क्या है, वर्क। तो इसकी डेफिनेशन इसी तरह से सिंपल कि इफ द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ हीट इज यूज्ड, इफ वी गिवन द अमाउंट ऑफ हीट टू ए सिस्टम, देन a system will use as it, that is in the two part. First part is to increase the internal energy and other part is used to do the external work. तो आप सिंपल इस तरह से याद रख सकते हो। अब इसमें अगर इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, इक्वेशन 1 और 2। ओके, नेक्स्ट है इसमें हमारे पास साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको यूज करनी है इसमें, और इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। साइन कन्वेंशन किस तरह से है, ठीक है। साइन कन्वेंशन को देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका हीट सप्लाइड टू सिस्टम। किसी सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो वो वैल्यू क्या लेंगे, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा पॉइंट है डेल्टा यू। अब देखो हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज्ड। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास वर्क डन। और वर्क डन अगर, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो तीनों ये मैंने यहाँ पर बता दिए, तीनों पॉजिटिव है। तो साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं, इस तरह से साइन कन्वेंशन यूज होती है। ओके, नेक्स्ट है वर्क डन बाय ए गैस। वर्क डन बाय गैस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, वो देखो किस तरह से है। ऑलराइट, वर्क डन बाय गैस इस तरह से कंसीडर कर लो। ये कोई पिस्टन है सपोज करो, ओके, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक। अब हमें पता है वर्क डन, स्मॉल वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। अगर इसको थोड़ा नीचे पुश किया गया, डी एक्स डिस्टेंस कवर करी इसने, एफ फोर्स लगी, तो स्मॉल वर्क डन ये होगा। ओके, अब इस इक्वेशन को सिंपली मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ, एफ वाई ए, और ए से ही मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो फोर्स अपॉन एरिया हमें पता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, और डी एक्स इंटू ये क्या होता है, वॉल्यूम। उसको क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम। तो आपको ये याद रखना है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लिखेंगे यहाँ पर डी बी। ओके, तो ये भी आपके पास इक्वेशन एक आ गई, यहाँ पर याद रखना आप उस इक्वेशन को भी, ये भी एक इक्वेशन है। ओके, तो वर्क डन के लिए इक्वेशन है एक, तो हमारे पास पहले की वो आ गई, और दूसरी इक्वेशन ये वर्क डन की आ गई। इसको अच्छी तरह से याद रखना है आपको, ठीक। तो दो इक्वेशन हमारे पास मेजरली यहाँ पर आई है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर कोई हमारे पास सपोज करो बॉडी, उसका मास m है, उसका मास क्या है, m है। अब इस मास m को हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज जो हमने किया, और उस वक्त जब हीट जो जितनी अमाउंट ऑफ हीट बनी उसको लिखते हैं, हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। फिर से एक बार, कोई बॉडी उसका मास m में 1 डिग्री उसका टेम्परेचर राइज किया हमने, और उस वक्त जो बॉडी में हीट थी दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो आपको स्पेसिफिक हीट को याद रखना है यहाँ पर। ओके, तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास डेल्टा, अगर किस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें, देखो अगर मान लो
डेल्टा क्यू हीट चेंज हुई, अगर टेम्परेचर था हमने डेल्टा टी दिया, ठीक है, 1 डिग्री डेल्टा टी। ओके, अब 1 डिग्री के लिए क्या होगी हमारे पास, डेल्टा क्यू, ओके, अपॉन डेल्टा टी। अब पर यूनिट मास है तो मास से आप डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिक हीट। ये तो स्पेसिफिक हीट खैर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, ओके, मोलर हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, Cp और Cv से। तो Cp हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। एन होता है मोल्स। तो ये कंडीशन कब होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर कांस्टेंट हो। ओके, उसी तरह से दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा हमारे पास सी वी हमारे पास क्या होगा, सेम उसी तरह का डेल्टा क्यू अपॉन एन, ओके, इंटू डेल्टा टी, ये आ गया। लेकिन ये कंडीशन क्या है, किस वक्त है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब Cp, जो Cp की वैल्यू है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने स्टडी किया होगा, वो होती है Fy2 + 1 इंटू आर। और Cv क्या होता है, Fy2 इंटू आर। F जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये आपने याद रखना है, ठीक। और एक होता है गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है, Cp अपॉन Cv। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में पता है टेम्परेचर जो वो क्या रहता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रोसेस जो वो आइसोथर्मल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं Pv इज इक्वल टू RT होता है हमारे पास। अब हम यहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब Pv क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, ये कांस्टेंट होगा। तो अगर जैसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है P वर्सेस B में, तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये इस साइड हम P ले लेते हैं, इस साइड हम V लेते हैं, तो इस तरह का ग्राफ आता है। क्यों, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आपने पढ़ रखा है मैथ में XY, अगर ऐसे कोई X और Y कांस्टेंट है तो उसके लिए ग्राफ जो है इस तरह का पैराबोला आता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम, और भी इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि और कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, ये कोई ग्राफ है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एक ही फिक्स रहेगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ओके, अगर हम कोई और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं T और P के बीच में, वॉल्यूम पहले लिया था, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ये प्रेशर, तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भी ग्राफ ये आएगा। तो आपको याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ओके, तो अब अगर, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, nRT log B2 अपॉन B1। ये वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, तो ये वर्क डन होता है। ओके, इसका मतलब क्या है, V2 क्या है, फाइनल, और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है। अब देखो, अगर हमारे पास ये जो वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम मीन V2 अगर ग्रेटर देन V1 है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे भी देख लो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर V2 लेस देन V1 आ जाए, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। ये पॉजिटिव वर्क डन और यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन इस कंडीशन के लिए। B2 फाइनल वॉल्यूम है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बात और भी आप याद रखना, ये जो अगर फाइनल वॉल्यूम
मीन फाइनल वॉल्यूम जो था और इनिशियल वॉल्यूम उससे ग्रेटर है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनिशियल वॉल्यूम बड़ा, मतलब जो इनिशियल था वॉल्यूम उसका बड़ा था और जो फाइनल वॉल्यूम था वो कम हो गया, तो बॉडी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, तो ये कंप्रेशन है। और इसी तरह से ये क्या है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मीन जो बाद का वॉल्यूम था वो ज़्यादा था इनिशियल वॉल्यूम से। ओके, तो अब एक और इसमें बात कर लेते हैं कि हमें पता है डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के इसके बराबर है F/2 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, जीरो है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा क्यू जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो जीरो हो गया, ये तो जीरो है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू। तो आपको इसको याद रखना है, ये जो मैंने एक्सप्लेन करा है। अब इसमें ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ जो है वो, अगर हम P और B के बीच में ऐसे ग्राफ लेते हैं, अगर मान लो इस तरह से है, ये इस तरह से ये ग्राफ, तो अगर हम, ये यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, ओके, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं इसका मतलब कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस तरह से दूसरी तरफ जा रहे हैं ऐसे, ये उसी तरह से P था, ये V था, तो क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन है, ठीक है। एक और ग्राफ ले लेते हैं। अगर वॉल्यूम इस तरफ लिया हमने, टेम्परेचर यहाँ लिया, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये ग्राफ आ जाएगा। और सेम उसी तरह से प्रीवियस, यहाँ पर हमने प्रेशर ले लिया, ओके, यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये लाइन आ गई। तो ये ग्राफ आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट है इसमें वर्क डन। अगर हमें ग्राफ की हेल्प से वर्क डन कैलकुलेट करना है, जैसे ये हमने ग्राफ लिया था P और V का। अब इसमें देखो इस तरह से ये लाइन थी, तो ये थी कंप्रेशन के लिए, देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये कंप्रेशन के लिए थी। अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया इसका कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर जो एरिया है, जैसे ये यहाँ तक था, ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये जो एरिया कैलकुलेट किया हुआ आएगा वो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, ठीक। और उसी तरह से ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन को नेगेटिव लिख देना आपने। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। है वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ आपको साइन पॉजिटिव नेगेटिव वहां पर यूज करना होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है हमारे पास, जो कांस्टेंट रहता है वो क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा आइसोकोरिक में, ओके। वॉल्यूम अगर हमारे पास कांस्टेंट होगा, अब फर्स्ट लॉ जो हमें पता है वो क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यही है। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये टर्म जीरो हो गई। ये तो वर्क डन है, वर्क डन हमारे पास जीरो हो गया, ओके। तो वर्क डन जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो अब इक्वेशन हम अगर लगाते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये सारा कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये लगाया था मैंने। अब पी वी अपॉन यहाँ एन आर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो अब वी कांस्टेंट था ना, देखो ये इधर डिवाइड कर दिया हमने, आप इस तरह से इसको समझो, बी अपॉन आर टी, बी अपॉन एन आर, सॉरी बी अपॉन एन आर, बी अपॉन एन आर जो है वो क्या होगा, टी अपॉन पी, इस तरफ आ गया पी। तो ये तो कांस्टेंट है, ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है, और इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास पी अपॉन टी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। वो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर इसी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा क्यू हमारे पास क्या होगा, डेल्टा यू हमें पता है NF/2 R डेल्टा टी है, ठीक।
तो हम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखेंगे उसको तो इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो सी बी अगर हमें लिखना है तो सी बी किस तरह से लिखेंगे हम, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो वो कांस्टेंट है। और डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे ग्राफ की, इसके किस तरह के ग्राफ बनेंगे। तो बात है ग्राफ की। ग्राफ किस तरह से होंगे, ये हमारे पास पी है और यहाँ पर अगर टी है, तो यहाँ पर भी मैथ ये ग्राफ इस तरह का आएगा, क्योंकि मैथ में कंडीशन आपने पढ़ रखी है पी अपॉन टी, अगर ये कांस्टेंट है तो पी वर्सेस ये टी ग्राफ है वो इस तरह से लाइन में आता है। और दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, अगर हमें ग्राफ वी वर्सेस टी निकालना है, ठीक है, तो वी कांस्टेंट है तो ये लाइन आ जाएगी। उसी तरह से सेम जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किए थे, अगर हमें ग्राफ निकालना है टी वर्सेस वी, तो टी निकाल ही लिया, या पी ले लेते हैं पी वर्सेस, तो भी किस तरह से आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आइसोबारिक। ओके, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B1 टू B2, और ये DW की वैल्यू हमें पता है B1 टू B2, ये होती है PdV। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर तो आगे आ गया, इंटीग्रेशन B1 टू B2 dV, और ये हमारे पास P, और इसका क्या गया V, और V1 V2, और प्रेशर हमारे पास P एज इट इज, और V2 माइनस V1, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट कर दी। तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया वो क्या आ गया, P V2 माइनस V1, और एक हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT है। इसकी टर्म में अगर लिखें तो सिंपल P, ओके, PV इज इक्वल टू NRT। तो V तो P की वैल्यू देखो PV, तो P तो है ही है यहाँ पर, जो V है तो साथ में क्या आ जाएगा, P की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं NRT, और T जो वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर एक मिनट क्या लिखा मैंने, W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, PV इज इक्वल टू NRT। ओके, तो नॉर्मल NR और साथ में आ जाएगा V2 माइनस V1 हमारे पास, ठीक। ओके, तो ये जो P है, P की वैल्यू यहाँ से आप दे सकते हो, P की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसको इस तरह से लिखने की बजाय आप ऐसे लिखिए, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, W इज इक्वल टू, ओके, P जो हमारे पास है, P की वैल्यू क्या है, P यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, P तो नॉर्मली इसको लिखे तो हम NR, और यहाँ पर T2 माइनस T1 टेम्परेचर की फॉर्म में लिख दिया बस। ये भी इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, नॉर्मली आपका काम इसी से चलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ किस तरह से हम इसके ड्रॉ करेंगे या कैसे बनाएंगे। हमारे पास है PV इज इक्वल टू NRT। अब हमें पता है इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो P अपॉन NR इज इक्वल टू T अपॉन V, ये कांस्टेंट है, तो V अपॉन T ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक। ये कांस्टेंट है, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, प्रीवियस केस की तरह ये जो ग्राफ है वो किस तरह का आएगा, अगर हम P और T का ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ की तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और अगर हम दूसरा ग्राफ लेते हैं P और T के बीच में तो ग्राफ इस तरह से आएगा, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ लेते हैं तो भी ये इस तरह सिंपल आएगा। तो ये थे हमारे आइसोबारिक के। एक इसमें हमारा थोड़ा फर्स्ट लॉ से रिलेट कर देते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है डेल्टा, ये लिख दी वैल्यू, अब हमें डेल्टा W की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा U W की वैल्यू P इंटू V2 माइनस V1। ओके, तो डेल्टा Q हमारे पास क्या आ गया,
डेल्टा यू की वैल्यू F/2 NR डेल्टा टी प्लस P B2 माइनस B1। B1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम और B2 क्या है फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, इस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट चेंज जीरो होता है। एक्चुअल में होता है क्या है, ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है, सो क्विक, इतनी जल्दी होता है कि हीट एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिलता। एक्चुअल में ये जरूरी होता है कि हीट एक्सचेंज हो। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे बैलून है, बैलून आपने एकदम से इस तरह से क्लोज किया, वो एक्सप्लोज हो गया, फट गया, आवाज आई, तो वो प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये एग्जांपल याद रखिएगा आप। तो हमारे पास जो डेल्टा क्यू क्या होता है, फर्स्ट लाई अगेन डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू तो जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो है, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, ओके, नेगेटिव आई वैल्यू। अब एक चीज आपको और इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखनी है कि एक एडियाबैटिक कांस्टेंट हम गामा यूज करते थे। अगर एडियाबैटिक कंडीशन फुलफिल हो, सेटिस्फाई हो, या ऐसे माने कि एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हम पी वी रेज टू गामा कांस्टेंट ले लेते हैं, ये कांस्टेंट आ जाता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ये कंसीडर किया जाता है। ऐसे मानिए कि नेसेसरी कंडीशन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एक तो ये है, दूसरी क्या है कि टी वी रेज टू गामा माइनस वन, ये भी कांस्टेंट हो, या थर्ड है टी रेज टू गामा पी वन माइनस गामा, ये भी कांस्टेंट हो। इनमें से कोई भी कंडीशन हो अगर, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे पहले में हम पी वी लेते थे ना, पी वी इज इक्वल टू आर टी लेते थे, तो इसमें थोड़ा पी वी रेज टू गामा है, गामा जो है वो एडियाबैटिक कांस्टेंट है। ओके, एक और इसका रिलेशन होता है, वो क्या होता है, ठीक है, सी भी, ठीक है, माइनस सी पी, कांस्टेंट लेते हैं, हम ऐसे कांस्टेंट लेते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे पास सी पी माइनस सी पी माइनस सी बी, सॉरी, इसको लेते हैं आर, इसको लेते हैं मेयर कांस्टेंट, मेयर रिलेशन, मान लो मेयर रिलेशन बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, मेयर रिलेशन के लिए ये भी फॉर्मूला है एक। तो नेक्स्ट इसमें वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। जो वर्क डन है, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी ड्राइव की जाती है। ये जो डेरिवेशन है इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस की, वर्क डन की और आइसोथर्मल की, वो दोनों वर्क डन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं इसमें वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो, उसके लिए जो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है, मीन T1 वो T2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। मीन जो इनिशियल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए, फाइनल टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक, तो अब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा हमारा। ठीक, और नेगेटिव के लिए क्या है, इसका रिवर्स, अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन आप याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, 1 मिनट, नेक्स्ट है आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, जैसे यहाँ से चले और दोबारा फिर वही वापस आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है एक।
ठीक है। और अगर मान लो कोई इस तरह से चला और ये इस तरह से फिर वहीं वापस आ गए, तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि ये राउंड फिगर होना चाहिए, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से कोई गया यहाँ यहाँ फिर यहाँ, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पर सेम ही आ रहा है। उसकी डायरेक्शन भी देखो, यही डायरेक्शन, सॉरी ये इस तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ ऐसे बनाऊँ कि यहाँ से ये गया, ये मैंने डायरेक्शन सपोज शो कर दिया आपको, ये क्या ये साइक्लिक प्रोसेस होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसके एरो देखो, एरो ये इसका अपोजिट हुआ है, इस साइड है, तो ये एरो का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो का मतलब किस तरह से चल रहा है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए कंडीशन है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और साइक्लिक प्रोसेस में बता देता हूँ। अगर मान लो पीवी ग्राफ हम लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो किस तरह से है? कोई पर्सन यहाँ से ये मूवमेंट, और ये मान लो साइक्लिक प्रोसेस ए से बी, बी से सी, सी से फिर ए। अब इस पॉइंट पर देखो, जो टेम्परेचर होगा, मान लो टेम्परेचर इस पॉइंट पर, जो टेम्परेचर है वो T1 है ये पॉइंट पर, और दोबारा फिर जब फाइनल टेम्परेचर वो भी क्या होगा? T1 ही होगा। तो डेल्टा टी क्या आएगा? चेंज हुआ है नहीं, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा टी 0 है। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी। ये मैं कई बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी में है ये रिलेशन। ओके, अब डेल्टा टी क्या है? 0 है। डेट 0 है तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गई? 0। ये 0 हम पुट कर दिया तो इंटरनल एनर्जी 0 हो गई। तो इस तरह से जो डेल्टा क्यू होगा वो क्या होगा? डेल्टा यू 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल एनर्जी 0 होती है। साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज 0। क्या बात क्लियर हुई? ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी अब तक जितनी भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में एक यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस में इस तरफ वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। ओके, तो किस तरह से है? ए से बी, बी से सी, इसको ए पॉइंट मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी और ये डी, ठीक। ये इसका एरो है। एरो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ओके, अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। इसका वर्क डन कितना है साइक्लिक प्रोसेस में? अब देखो वर्क डन ए से बी तक जो वर्क डन होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन 0 है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ देखो वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन यहाँ पर 0 है। ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट आपको पता है, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बताया है। कमेंट करके मुझे बताना कौन सा प्रोसेस है। और वर्क डन बी से सी तक, ये वर्क डन होगा बी से सी तक। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एरिया हम कवर कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया आ जाएगा हमारे पास, सपोज करो ये 20 है एरिया। ओके, अब ये 20 प्लस का है, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब वर्क डन सी से डी तक फिर 0 होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अब वर्क डन डी से ए तक, वो देखो वर्क डन। अब ये इस तरफ इसका एरिया आएंगे, ये एरिया कम है या नेगेटिव है, तो ये मान लेते हैं सपोज हमारे पास आया था -10, क्योंकि हाफ है ये एरिया, इतना एरिया, ये एरिया, ठीक है, नेगेटिव है, और ये टोटल। तो इस तरह से हम अगर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन हमारे पास कितना आएगा? 20 - 10, ये 10 आ गया पॉजिटिव का, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि वर्क डन हम मूव कैसे कर रहे थे? इस तरह से क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट किया हमने। और उसी तरह से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, कैलकुलेट करके देख लेना, तो वर्क डन आपका नेगेटिव आ जाएगा। ये ट्राई कर सकते हो आप, इसको एक बार ट्राई कर लेना। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस तो आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव आप ड्राइव करके देख लेना, आ जाएगी वैल्यू आपकी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ स्लोप। इसकी स्लोप, कंपैरिजन ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, ठीक है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारे चेंज होते हैं, ऑल चेंजेस। इसमें टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये जो एडियाबैटिक है इसमें डेल्टा क्यू जो है वो 0 होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो हीट एक्सचेंज नहीं होती मीन एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट इवॉल्व होगी, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये तीनों चेंज होते हैं। इसमें जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसमें ग्राफ जो है वो देखते हैं किस तरह से, इसका ग्राफ आपको थोड़ा याद रखना है। अगर हम आइसोथर्मल के लिए ग्राफ P वर्सेस B ग्राफ है, ये ग्राफ ये मैंने ड्रा करा, ठीक है। दूसरे कलर से ड्राइव करता हूँ और दूसरे कलर से एक सपोज करो मैंने ये बनाया, ठीक। तो ये जो होगा फर्स्ट वाला ये आइसोथर्मल का होगा, ये किसका होगा, एडियाबैटिक का, ठीक। अब इसमें स्लोप का कंपैरिजन करना है, स्लोप का कंपैरिजन। तो स्लोप का कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, स्लोप देखो किसकी स्लोप इसमें याद है, एडियाबैटिक की। मैग्नीट्यूड में लिखेंगे इसको, ग्रेटर देन आइसोथर्मल। तो आपको ये याद रखना है, द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें वर्क डन की फॉर्म में भी इसको देख लेते हैं किस तरह से है ये हमारे पास एडियाबैटिक के लिए थोड़ा ऐसे लिखना है इसको, ये है एडियाबैटिक के लिए, ये हमारे पास आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल। अब अगर हम एडिशन वो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमने V1 का कंसीडर कर लिया सपोज करो, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया B2 का, फाइनल का, इसको फाइनल बोल देता हूँ, इसको मैं इनिशियल बोल देता हूँ। अभी देखो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो स्लोप कैलकुलेट करनी है। स्लोप आप देखो किसकी याद है, एडियाबैटिक की स्लोप याद है, ये एरिया इसका याद है ना, ठीक। और दूसरे की स्लोप जो होगी वो, इसकी स्लोप एडियाबैटिक यहाँ तक है और दूसरा जो है आइसोथर्मल की स्लोप ये है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो ग्रेटर होगा किसका, एडियाबैटिक का, एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्क डन इसका ग्रेटर आता है। और इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि ये हम इस तरफ जा रहे थे, ये क्या था, कंप्रेशन था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, फॉर कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन के लिए क्या होता है, वर्क डन एडियाबैटिक का ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द वर्क डन बाय द आइसोथर्मल। ओके, तो ये तो कंप्रेशन था। अगर मैं इसमें यही ग्राफ जो है वो इस तरह से ले दूं, ठीक, ये है एक्सपेंशन में एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज करो हमने एरिया कैलकुलेट करा, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आइसोथर्मल था हमारा फर्स्ट, ये था आइसो, ये था एडियाबैटिक। अब इसमें एरिया कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक, ये देखो किसके एरिया याद आ रहा है, ये लाइन, ये किसकी थी, ये आइसोथर्मल की थी, ठीक।
तो यहाँ पर आप दे सकते हो, क्योंकि एडियाबेटिक की तो नीचे आ गई ना, ऐसे यहाँ आ गई, यहाँ देखते हो ये एडियाबेटिक की नीचे चली गई। तो एरिया किसका ज़्यादा है यहाँ पर, इस आइसोथर्मल का। तो वर्क डन जो आइसोथर्मल का होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू वर्क डन बाय एडियाबेटिक। लेकिन कब कब होगा, जब एक्सपेंशन होगी, जब एक्सपेंशन होगी। तो बात ये है, इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन है, वर्क डन इन कंप्रेशन, जो वर्क डन हम कंप्रेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अगर एडियाबेटिक, अगर कंप्रेशन है, सॉरी आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर कंप्रेशन है तो वर्क डन एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल। और अगर एक्सपेंशन है तो वर्क डन आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वर्क डन बाय द एडियाबेटिक। इसको याद रखना आपने। तो नेक्स्ट है हमारा हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, हीट इंजन में किस तरह से है, ये हमारे पास कोई इस तरह से मैं इसको यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है ये। तो इसमें जो फर्स्ट है ये होता है सोर्स, ठीक, ये होता है वर्किंग सब्सटेंस, और ये होता है सिंक, ठीक। अब देखो इसका टेम्परेचर है T1, इसको टेम्परेचर दिया T1, ठीक है, हीट थी इसके पास Q1। अब इसने वर्क करा, ये वर्क जहाँ मैं शुरू कर देता हूँ। अब ये वर्क करा, वर्क करने के बाद, ठीक है, कुछ हीट इसने जो बची थी वो T2 को दे दी, मीन Q2 हीट इसने यहाँ पर इस तरफ दे दी, सिंक की तरफ दे दी। तो हमें अगर एफिशिएंसी की फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर, कुछ भी बोलने एक ही चीज़ है ये, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में जो है हीट इंजन के कंपैरेटिव रेफ्रिजरेटर है वो रिवर्स ऑर्डर में वर्क करता है। तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास, ईटा से डिनोट करते हैं, उसको क्या लिखते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, जितनी हीट सप्लाई की, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं वर्क जो है, यहाँ इसी चीज को यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस में जो हीट दी थी Q1 वो क्या होगी, वर्क डन प्लस Q2, Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2। ओके, तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, Q1 माइनस Q2, ये वर्क डन आ गया। और ईटा की वैल्यू क्या होती है, वर्क बाय हीट सप्लाई, कितनी हीट सप्लाई करी हमने, Q1, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ईटा की वैल्यू क्या आ गई, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, और ये क्या आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक, ये आ गई ईटा की। किस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब है 100% जो है एफिशिएंसी नहीं होगी। मीन जो टोटल हमने हीट यहाँ पर दी थी Q1 वो सारी की सारी जो है वो वर्क डन में यूज नहीं होगी। ओके, ठीक है, ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लो कार्नट इंजन होता या कार्नट साइकिल होता या कार्नट इंजन की बात कर रहे थे, तो ईटा की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस, और यहाँ Q2 था, यहाँ पर आएगा T2 और Q1 बाय Q1 के प्लेस पर आएगा T1। तो ये होती है एफिशिएंसी कार्नट इंजन की। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या है कि हमें ये पता चला कि जो हीट इंजन है या इसमें क्या है कि जितनी हमने हीट दी थी कुछ तो वर्क के लिए यूज कर ली, और रिमेनिंग जो पार्ट था उसको जो वो वेस्ट चली गई या सराउंडिंग में चली गई। तो पूरी की पूरी जो हीट दी थी हमने Q1 वो सारी की सारी वर्क डन में यूज नहीं हुई। ओके, तो एक इसका टॉपिक जो था इनिशियल मुझे शुरू में बताना था वो माइंड से स्लिप हो गया था, अभी मैं बता देता हूँ उसमें वो पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अच्छा, वो हमारे पास टॉपिक है स्टेट वेरिएबल में आता है इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव
इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ओके, एक्सटेंसिव इंटेंसिव वेरिएबल है। क्या ये वेरिएबल वो देते हैं, जो इंटेंसिव वेरिएबल होता है तो वो डिपेंड नहीं करता साइज और शेप पर, ऐसे समझ लो, ठीक है। जो इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, ठीक। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। तो याद रखना, शेप एंड साइज ऑफ द सिस्टम। इसकी एग्जांपल है जैसे प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर है, याद रखनी ये एग्जांपल। उसके अलावा और क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है। और क्या हो सकता है डेंसिटी के अलावा, हीट कैपेसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो हो गया इंटेंसिव वेरिएबल। एक होते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल वो होते हैं जो शेप और साइज पर डिपेंड करते हैं, सिस्टम की शेप और साइज पर। अब उसकी एग्जांपल है, अगर मैं एक्सटेंसिव की एग्जांपल करूं तो हमारे पास होता है जैसे मास है, ठीक, वॉल्यूम है, और होता है इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक। इंटरनल एनर्जी के अलावा और क्या हमारे पास होती है, हीट कैपेसिटी होती है। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होती है हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी। एक बार फिर से, इंटेंसिव होते हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज, फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक्सटेंसिव होते हैं डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द सिस्टम, फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ठीक, और हीट कैपेसिटी। तो ये है एग्जांपल। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा आपको। न्यूमेरिकल क्या, इनफैक्ट आप ऐसे ही मानो कि वो सारे प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन, नीट ये के क्वेश्चन होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो से बेसिकली आपको फायदा तो वही होगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।